हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने जो एक्सरसाइज चल रही है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्व की कर्वेचर ज्ञात करना या कह सकते हैं रेडियस ज्ञात करना कर्वेचर की, वो यहाँ पर अपन टॉपिक चल रहे हैं जिसमें एग्जाम्पल 6 तक पिछले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 7। क्या है एग्जाम्पल 7, किस हिसाब से इसको प्रूव करना है, किस हिसाब से सोल्व करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी साथी सहपाठियों से भी उसके बारे में चर्चा कीजिए। और साथ में जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही अपलोड करते करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की ओर। क्या है एग्जाम्पल 7? एट एनी पॉइंट P ऑफ द एलिप्स, एक एलिप्स दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है आपको x² + a² + b² = 1। ये कह रहा है इसके किसी भी बिंदु पर, इसके ऊपर कोई बिंदु P है, एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, इस एलिप्स का कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। पहला प्रूव करना है, ए पार्ट जो है वो ले रहा हूं, बी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जब ए सोल्व करेंगे उसके बाद। रो इक्वल टू a² sin² t + b² cos² t अपॉन ab की पावर, यहाँ जो पावर है वो 3/2 है, जहां t बिंदु P का क्या है, प्राचल है, पैरामीटर है, कौन, t। ठीक है, तो यहां जो हमें रो का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या होती है। तो हमें इस दिए गए बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या। अब ये जो वक्रता त्रिज्या है वो किस फॉर्म में निकली हुई है, यहां जो वक्रता त्रिज्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है। तो हम बिंदु P को x, y न मानकर उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में मानेंगे, और कोई भी एलिप्स होता है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म को क्या होता है वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने को रो प्रूव करवा रहा है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में प्रूव करवाना है। तो रो के लिए एक तो फॉर्मूला होता है, यहां से dy/dx निकाल लो, x y के पदों में ही, एक d2y/dx2 निकाल लो और फॉर्मूला इंपुट कर दो। जो वैल्यू निकलेगी वो कार्तीय जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसके अकॉर्डिंग x और y में निकलेगा, लेकिन यहां पर प्राचलिक रूप में निकाल रहा है तो बिंदु P जो है उसको x, y नहीं मान सकते प्राचलिक में, तो उसमें क्या मानने पड़ेगा, इस एलिप्स के अनुसार उसको जो है प्राचल T के अनुसार आपको मानना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एलिप्स क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त x² + a² + y² = 1। ये समीकरण 1 दे दो। मान लेते हैं, माना बिंदु P, अब x, y माना जाता है, लेकिन x, y न मानकर पैरामेट्रिक फॉर्म में माना जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो P बिंदु होगा वो इसके ऊपर होगा, तो इसका मतलब इसको एलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसा पॉइंट मानेंगे। तो यहां इसको मान सकता हूं a cos थीटा या a cos t, प्राचल क्या मान रखा है, t मान रखा है, तो प्राचल t, b sin t। अब देखिए इसमें इसको प्रूफ रख के देखते हैं क्या ये अपना सही माना है। x की जगह a cos t रखूंगा, a² cos² t, a² कट जाएगा, cos² t बचा, यहां से sin² t बचा, cos² t + sin² t का सम क्या होता है, एक ही होता है, इसका मतलब ये इसके ऊपर है। तो माना बिंदु P दीर्घवृत्त का कोई बिंदु है, अतः दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण, क्योंकि ये हमने किस रूप में माना है, प्राचल के रूप में माना, दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण, लेट एनी पॉइंट ऑन एलिप्स P a cos t b sin t, thus the parametric equation of ellipse is क्या हो जाएगी, x = a cos t, इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं इसको, y = क्या हो जाएगी, a sin t, ये इक्वेशन होगी थर्ड।
अब क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में रो का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 बट्टा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश वो होता है। तो एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डैश वाई डबल डैश चाहिए, तो आता है समीकरण 2 और 3 का क्या करने पर, अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा एक्स डैश बराबर माइनस ए साइन टी, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार वाई डैश जो होगा समीकरण 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी। ये समीकरण नंबर हो गई 5। अब इसी प्रकार वापस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 और 5 का करेंगे तो x डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन टी का हो गया कोस टी, समीकरण 6 मान लेते हैं। इसी प्रकार y डबल डैश जो है वो क्या हो जाएगा, ए कोस टी का माइनस साइन टी, इसलिए माइनस ए साइन टी। ये समीकरण नंबर हो गई 7। अब हम जानते हैं कि रो जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है प्राचलिक रूप में। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि रो इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, ये होता है। तो यहां क्या करेंगे, समीकरण 4, 5, 6 और 7 से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां करेंगे समीकरण 4, 5, 6 व 7 से मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7। तो जैसे ही रखेंगे रो इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स डैश की वैल्यू समीकरण 4 कहती है कि माइनस ए साइन टी है, तो जैसे एक्स डैश का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, एक्स डैश का स्क्वायर, फिर प्लस वाई डैश का स्क्वायर समीकरण 5 से ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ वाई डैश जो अपना है बी साइन टी है, देखिए वाई डैश अपना क्या है, बी है ना, तो बी साइन टी है, तो यहाँ मैंने मिसमैच कर दिया, गलत उतार दिया, तो ये ए की जगह बी रहेगा वाई डैश में, तो ये वाई डैश में बी रहेगा, वाई डबल डैश में भी क्या रहेगा, बी रहेगा। क्लियर। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर यही सर्किल होता बट्टा में ए स्क्वायर होता तो सर्किल बन जाता, तो एक्स बराबर है ए कोस टी ए साइन टी सर्किल के लिए हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग है, तो इस हिसाब से ए कोस टी बी साइन टी होगा। क्लियर। थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना, या मिस्टेक से बी था यानी बी होगा तो बी उतारना था, आपने ए ले लिया, तो सब में जो वाई वाला इक्वेशन होगी वाई डैश और वाई डबल डैश में बी होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश अपना क्या है बी कोस टी, तो बी कोस टी का स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, और उसकी होल पावर कितनी होगी 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश, तो एक्स डैश समीकरण 4 वाई डबल डैश समीकरण 7 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए बी साइन स्क्वायर टी, ए बी साइन स्क्वायर टी, फिर माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, तो वाई डैश समीकरण 5 है, एक्स डबल डैश 6, तो यहाँ पे देखो गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस ये कहाँ का है फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और वाई डैश को जब एक्स डबल डैश से गुणा करेंगे तो ए से बी को ए बी और कोस टी को कोस टी से तो कोस स्क्वायर टी, तो ए बी कोस स्क्वायर टी, या रो इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 बट्टा ए बी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा देखिए साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये अपना रो की वैल्यू आ गई, और यही हमें प्रूव करनी थी, जहाँ टी बिंदु पी का क्या है प्राचल है, तो यही प्राचल ही था, टी बिंदु की पी का क्या है प्राचल, तो ये प्राचलिक रूप में आपका रो निकल गया जो हमें प्रूव करना था। तो ए पार्ट अपना प्रूव हो चुका है,
ए पार्ट अपना क्या है, रो इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन ए बी। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, जो इलिप्स दे रखा है उसका बी पार्ट क्या प्रूव करना है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बी पार्ट अपने सामने है, बी पार्ट है वो देखिए क्या प्रूव करवा रहा है, वही आपका इलिप्स है, दीर्घवृत्त है। उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट में रो इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन ए बी, ये प्रूव करवाया था। सेकेंड पार्ट में आपसे प्रूव करवा रहा है रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की पावर 3। यहाँ ये पी है, यहाँ रो है। रो का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है, जबकि पी का मतलब यहाँ पर क्या है, जहाँ पी बिंदु x, y की स्पर्श रेखा पर केंद्र 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई। देखिए ये कह रहे हैं कि पी x, y की स्पर्श रेखा, तो पी बिंदु जो है कर्व का, उसके बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा, तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए कहां पर, बिंदु P x, y पर। स्पर्श रेखा का समीकरण निकल जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, केंद्र 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई को याद करेंगे, वो अपनी P है। तो ये इस तरह का रिलेशन मांग रहा है, तो यही चीज अपना अप्लाई करते हैं। तो बी पार्ट अपने स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में सबसे पहले बिंदु P x, y की स्पर्श रेखा आप देखते हैं। तो वक्र आपको क्या दे रखा है, वक्र यानी कि दीर्घवृत्त आपको दे रखा है इलिप्स एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु P x, y पर स्पर्श रेखा की समीकरण, x, y पर स्पर्श रेखा की समीकरण, या x, y को हमने किस रूप में लिया है, क्योंकि अपना जो रो आया वो किस रूप में आया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में आया है। तो यहां जो P का रिलेशन है हम पैरामेट्रिक फॉर्म में रो में चाहते हैं। तो इस x, y को हम किस रूप में लें, पैरामेट्रिक फॉर्म में लें। तो या इस P को क्या ले लेता हूं, P a cos t, b sin t। तो के बिंदु P a cos t, b cos t पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण सबसे पहले देखते हैं। जैसे ही आपके पास एक्स स्क्वायर आए बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आए, या एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1 आए, यानी हाइपरबोला आए, अतिपरबोला आए। तो उस स्थिति में जैसे ही एक्स स्क्वायर दिखे, वाई स्क्वायर दिखे, उसको दो भागों में बांट दो। एक को लिख दो x और दूसरा x1, एक को लिख दो y, दूसरे को y1। तो यहां इसके स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x इंटू x1 y इंटू y1। यही आपका स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। और ये स्पर्श रेखा का समीकरण कहां होता है, बिंदु x1, y1 पर होता है। और जहां बिंदु x1, y1 अपना क्या है, P है, जिसको x1 y1 नाम दे रहे। तो यहां से स्पर्श रेखा का समीकरण में कैपिटल X, स्मॉल x बट्टा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस कैपिटल Y, स्मॉल y बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिया होगा। या ये तो कब हो गया, जब P को हम x, y में ले। यही P अपने क्या किस रूप में हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, क्योंकि अपना रो और P में रिलेशन चाहिए, और रो हमने जो निकाला वो किस रूप में, पैरामेट्रिक में। तो ये वाली चीज अपन काम में नहीं लेंगे, पैरामेट्रिक वाली काम में लेंगे। तो पैरामेट्रिक में काम में लेंगे तो x का x, कैपिटल X, स्मॉल x की जगह अपना पॉइंट क्या है, a cos t। तो a cos t और बट्टा में a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से a कट जाएगा एक बार, तो cos t बट्टा a प्लस इसी प्रकार कैपिटल Y का कैपिटल Y, स्मॉल y की जगह b sin t, b से b एक बार कट जाएगा, तो sin t बट्टा b इक्वल टू 1। और ये स्पर्श रेखा का समीकरण आता कैसे है, वैसे स्पर्श रेखा का फॉर्मूला यही है कि y माइनस y1 क्या है अपना, b sin t इक्वल टू dy बट्टा dx। कहां पर, 8, जहां आपकी स्पर्श रेखा निकाल रहे हो, a cos t, b sin t पर, और x माइनस x1 क्या है, a cos t। जब इसको पूरी तरीके से हम सोल्व करते हैं तो वापस स्पर्श रेखा का समीकरण यही बनता है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसी से कर सकते हैं। अब dy बट्टा dx कैसे निकलेंगे, ये अपना x है, ये y है,
यहां से x डेस निकला, यहां से y डेस में x डेस का भाग दे देंगे तो dy बटा dx निकल जाता है। क्या निकलेगा देखिए, y माइनस बी साइन टी बराबर dy बटा dx। कैसे, x बराबर है a cos t, तो x डेस बराबर क्या हुआ माइनस a साइन टी, y बराबर है b साइन टी, क्योंकि ये चीज हम पहले निकाल चुके हैं, y डेस बराबर b cos t, y डेस का मतलब dy बटा dt, x डेस का मतलब dx बटा dt, तो dy बटा dt में dx बटा dt का भाग देता हूं तो वो dy बटा dx ही निकलता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में भाग देंगे तो माइनस b बट्टा b cos t बट्टा a साइन टी और x माइनस a cos t। अब इसकी क्या करनी है, अंदर गुणा, इधर गुणा कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, y a साइन टी माइनस a b साइन स्क्वायर टी बराबर है माइनस b cos t प्लस ए बी कोस स्क्वायर टी। इसको इधर ले आता हूं, एक्स बी होगा इसके साथ, इसको इधर ले आता हूं तो एक्स बी कोस टी प्लस वाई ए साइन टी और उसको उधर भेज देता हूं तो ए बी कोस स्क्वायर टी पहले से है और ये इधर जाएगा प्लस ए बी कोस स्क्वायर टी आया। जैसे ही ए बी कॉमन लेऊंगा तो कोस साइन स्क्वायर टी होगा, यहां से इधर जाएगा। जैसे ही ए बी कॉमन लेऊंगा तो कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। तो यानी यहां सामने क्या बचा, ए बी इंटू 1 ए बी और इधर है वाई बी कोस टी प्लस एक्स है वाई ए साइन टी। अब पूरी इक्वेशन में ए बी का भाग दे देता हूं, ए बी का जैसे ही भाग दूंगा इधर 1 हो जाएगा, इधर ए बी का भाग दूंगा तो बी कट जाएगा तो एक्स कोस टी बट्टा ए बच जाएगा, बी तो कट गया, प्लस ए बी का जैसे ही इसमें भाग दूंगा ए कट जाएगा तो वाई साइन टी बट्टा बी बच जाएगा और उधर तो ए बी कट के एक आ गया। तो यही तो है आपका स्पर्शरेखा का समीकरण। तो स्पर्शरेखा के समीकरण को ऐसे भी निकाल सकते हो। ये कक्षा 11 में करते आए हम। स्पर्शरेखा की समीकरण कहीं कोई बिंदु आपको चाहे प्राचलिक रूप में दे रखा हो चाहे x, y में दे रखा हो। क्लियर? तो ये हो गया। तो मैं इसका सीधा डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ स्पर्शरेखा का। पूरे तरीके से तो ऐसे निकलती है स्पर्शरेखा, लेकिन यहाँ पर जब भी आपको एक्स स्क्वायर दिखे, वाई स्क्वायर दिखे, ऊपर वक्र में x को x, x1, y को y, y1, x1 और y1 वो बिंदु है जहां पर आपको स्पर्शरेखा निकालनी है। तो ये आपके वो बिंदु x1 और y1 है। ठीक है, ये स्पर्शरेखा का समीकरण है। अब ये स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया कहां पर, P बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण। एक रहा स्पर्शरेखा पर केंद्र 0, 0 से डाले गए लंब की लंबाई। तो केंद्र 0, 0 से यानी ध्रुव 0, 0 से डाले गए लंब की लंबाई। तो स्पर्शरेखा पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, P से नोट करते हैं, P इक्वल टू एक्स और वाई की जगह 0, 0 रखना है। तो ये 0 बट्टा ए 0, 0 बट्टा ए 0 और ए इधर आएगा -1 बट्टा अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग वाई के गुणांक का वर्ग। एक्स के गुणांक क्या है, कोस स्क्वायर टी बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई का गुणांक है साइन स्क्वायर टी बट्टा बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और क्योंकि ये लंबाई पॉजिटिव होगी मोड में लिख देते हैं। तो यहां से P इक्वल टू 1 बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर लघुत्तम आएगा और वो बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, रूट की वजह से ऊपर आ जाएगा तो ए बी आएगा ऊपर। तो बट्टा में क्या बचा, अंडर रूट बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यही बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 8। 7 वहां तक आ गई थी, 7 कहां तक आई थी, जब P हमने रो निकाला था उससे पहले 7 आ गई थी। ये 8 दे सकते हैं, वैसे 8 इसको भी दे सकते थे 8 नंबर, क्योंकि ये यहां यूज होगी। तो इसको कितना नंबर देंगे, 9 नंबर। तो 8 और 9 से हमें रो और P में संबंध चाहिए। तो रो और P में संबंध चाहिए तो यहां से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकाल के वहां रख दो
या वहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की वैल्यू निकाल के यहां रख दो। तो इसी समीकरण से मैं निकाल रहा हूं, या यूं भी कर सकते हैं, जैसे वहां पावर 3/2 है, वहां पावर कितनी है 3/2, तो इसको पावर पहले 3/2 बना दूं तो 1/2 तो पहले ही है ऑलरेडी इस बट्टा की, तो क्यूब कर दूं। अगर इसका मैं क्यूब कर दूं समीकरण 9 का घन करने पर, क्योंकि ऐसा कुछ रूप बना रहे हैं अपन, घन करूंगा तो क्या आ जाएगा, जैसे पावर 1/2 है रूट का मतलब, तो उसकी पावर क्या 3/2 हो जाएगी, यहां भी 3/2 है। तो इसी चीज को तो अपने को विलोप करना है यहाँ पे, बाकी अपने आप होते रहेंगे। तो यहां से जैसे घन करूंगा पी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर, इसको पहले लिख देता हूं, साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, क्यों क्यूब किया है, और 1/2 यहां से थी तो 3/2 होगी। अब यहां से 8 से वैल्यू निकाल के यहां रख दो, और नहीं तो इसको एक बार क्या कर देता हूं, पलट देता हूं, और क्या कर देता हूं, इसको पलट देता हूं। जैसे इसको पलटूंगा तो क्या बन जाएगा ये देखिए, या यूं भी कह सकते हैं दोनों के आपस में गुणा कर दो, ये समीकरण चाहो तो 10 मान लो, या तो इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो और उसमें पुट कर दो, या क्या कर दो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, कट जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई की बजाय ऐसे कर लेता हूं, इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 बराबर ए क्यूब बी क्यूब बट्टा पी क्यूब। समीकरण 8 में मान रखने पर, समीकरण 8 में मान रखने पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 8, इसका मान रखेंगे, जैसे ही रखेंगे रो इक्वल टू, इसका मान ऊपर यही है, इसका मान है ए क्यूब बी क्यूब बट्टा पी क्यूब, और बट्टा में क्या है यहाँ ए बी, तो ये बट्टा में तो बट्टा में रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए क्यूब बी क्यूब बट्टा ए बी पी क्यूब, यहां से ए बी एक बार तो कट जाएगा ऊपर, तो रो इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर बट्टा बचा, और अपॉन में पी क्यूब बचा, ये आपके रिलेशन आया, और यही आपने को प्रूव करना है, रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो इस तरह से ये हमने बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। जो बी पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो पेडल इक्वेशन से रिलेटेड है, जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट की थी पेडल इक्वेशन पद की समीकरण, इससे पहली एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें पेडल इक्वेशन में आता है लंब की लंबाई पी का मान, और पेडल इक्वेशन क्या होती है, पी और आर में संबंध होता है, आर यहाँ पर नहीं है, तो वो जो पी हम पेडल इक्वेशन में निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर निकाल रहे हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से बी सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान सही लगा के आपको मन से पढ़ना है, मन से पढ़ा हुआ काम अपने जरूर आएगा ही आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी की ओर। देखिए सी पार्ट इसका, सी आपको प्रूव करवा रहे हैं रो इक्वल टू सी डी की पावर क्यूब अपॉन ए बी। अब देखिए ये भी रो का मान है, ये भी रो का मान है, ये भी रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछ रहा है। ये प्राचलिक रूप में होगी, ये आपके लंब की लंबाई के रूप में हो गया रो का मान, ये जो है मान किस रूप में है, वो सी डी का क्यूब अपॉन ए बी। सी और डी यहाँ क्या है, सी डी क्या है वो भी चीज देख लेते हैं। जहां सी पी तथा सी डी संयुग्मी अर्धव्यास का युग्म है, तो यहां देखिए अपने को क्या दे रखा है, सी पार्ट अपन कर रहे हैं प्रूव, आपको इलिप्स दे रखा है, क्या दे रखा है इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये इलिप्स है। जैसे इसका मैं अगर चित्र बनाता हूं तो चित्र बनाते ही आपके दिमाग में आएगा कि इलिप्स का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा इसको सही करते हैं। सर्किल नहीं होता, सर्किल की तरह ही होता है, अंडाकार होता है थोड़ा। ये इलिप्स बना दिया मैंने।
ठीक है, ये इसका सेंटर है जिसको सी से लिख सकते हैं। सेंटर क्या होगा 0,0। अब इसके ऊपर एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट अपने को पता है A cos t B sin t, यही है A cos t B sin t। ये कह रहा है CP तथा CD संयुग्मी अर्धव्यास है, तो ये संयुग्मी अर्धव्यास क्या होते हैं आधा व्यास। तो ये C से लेकर P तक, C केंद्र है, P तक डिस्टेंस है वो अर्धव्यास। और जो ये कह रहा है CD जो है वो संयुग्मी अर्धव्यास है, तो CD संयुग्मी अर्धव्यास क्या होते हैं कॉन्जुगेंट जो सेमी जो व्यास होते हैं वो क्या होते हैं डायमीटर, सेमी डायमीटर क्या होते हैं, एक ये डायमीटर है और दूसरा डायमीटर ऐसे खींचे कि इसके परपेंडिकुलर हो, इसके 90 डिग्री पे हो। ये CP और दूसरा संयुग्मी अर्धव्यास ये CD, दोनों के बीच जो एंगल का अंतर होता है वो कितने का होता है π/2 का होता है। ये ध्यान रखना, ये विशेष तौर पे। तो ये ध्यान रखने की बात क्या है कि दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है, π/2 होता है 90 डिग्री। ऐसे ही संयुग्मी व्यास होते हैं, दो संयुग्मी व्यासों के बीच का जो उत्केंद्रता कोणों का अंतर होता है वो π/2 होता है 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, दोनों आपस में चाहे संपूर्ण व्यास भी होते हैं तो भी वो परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये संयुग्मी जो अर्धव्यास है वो कितने डिग्री एंगल पे होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। तो लेकिन यहां अपने को CD चाहिए, अगर CP चाहिए होता तो C और P के बीच की दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते तो अपने CP तो आ जाता। यहां CD चाहिए, CD का मतलब C से D तक की लंबाई, तो C से D तक की लंबाई चाहिए, तो C अपने को पता है लेकिन D पता नहीं है। तो D किससे पता करेंगे, इस P की मदद से। और इस P में और CD और CP में एंगल कितने का फर्क है 90 का फर्क है, 90 ज्यादा है इसमें अगर T एंगल है तो इसमें T + 90 होगा। तो उत्केंद्रता कोणों में अंतर क्या है, चूंकि सिंस CP तथा CD संयुग्मी अर्धव्यास है, संयुग्मी अर्धव्यास है, इसलिए CP तथा CD के उत्केंद्रता कोण में अंतर π/2 होगा। अब इसका उत्केंद्रता अगर कोण T है तो ये क्या हो जाएगा T + 90 हो जाएगा। तो P कोऑर्डिनेट अपने के हैं, जहां P कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, ये क्या मान रखे अपने P A cos t, B sin t है। अतः D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे π/2 का अंतर हो जाएगा, π/2 बढ़ रहा है तो π/2 बढ़ रहा है तो D के निर्देशांक A cos π/2 + t, π/2 + t, B sin π/2 + t, ये होंगे। क्लियर। तो अतः D क्या हुआ, D जो हुआ A का A कोस 90 + थीटा, कोस 90 + थीटा 90 + t, दूसरे में क्या होता है, दूसरे कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो D के कोऑर्डिनेट कोस माइनस में हो गया और π/2 + थीटा साइन में बदल जाएगा sin t, साइन 90 + थीटा पॉजिटिव रहता है लेकिन साइन किस में बदल जाता है कोस में, तो B cos t, ये हो गया। तो ये D के कोऑर्डिनेट अपने क्या आ गए -a sin t, B cos t। अब हमें CD की लंबाई चाहिए, CD का क्यूब है, CD की लंबाई चाहिए, तो CD², अतः CD² = अब CD² है तो रूट नहीं लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर है तो 0 माइनस ये कर दो, चाहे इसको माइनस ये कर दो, तो -a sin t -0 का होल स्क्वायर प्लस B cos t -0 का होल स्क्वायर, क्योंकि C सेंटर इसका क्या होगा 0 0 होगा। तो CD² = क्या बन जाएगा
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ये इक्वेशन अपने कौन सी होगी, 9वीं या 10वीं जो भी है उसको मान लेते हैं 10वीं इक्वेशन। 9 पहले दे दी थी हमने, ये 10वीं इक्वेशन हो गई। अब इस 10वीं इक्वेशन का मान जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी है, यहां पुट कर देते हैं क्योंकि रो चाहिए अपने को। ये देखिए रो, तो ये समीकरण 8 में क्या करेंगे, 10 का मान रखने पर, समीकरण 8 में 10 का मान रखने पर, और जैसे ही रखेंगे रो इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है, सी डी स्क्वायर। तो ये सी डी स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 है, ये देखिए, और बट्टा क्या है, ए बी। यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ रूट है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो रो इक्वल टू क्या बना, सी डी क्यूब बट्टा ए बी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, सी डी क्यूब अपॉन ए बी, हैंस प्रूव। तो ये थर्ड पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं, एक पार्ट और बचा हुआ है इसमें, टोटल 4 पार्ट थे, तो चौथा पार्ट भी इसका देख लेते हैं क्या आता है, वो भी देखते हैं। फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसी एग्जाम्पल 7 का फोर्थ पार्ट आपसे प्रूव करवा रहा है। ए बी की पावर 2/3 ब्रैकेट रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ दो वक्रता त्रिज्याएं हैं, रो 1 और रो 2। तो ये 2 वक्रता त्रिज्याएं कितने बिंदुओं पर होगी, 2 अलग अलग बिंदुओं पर होगी। जहां कौन कौन से बिंदुओं पर है उसके बारे में यहां दे दिया कि जहां रो 1 तथा रो 2 संयुग्मी व्यास के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं। अब संयुग्मी व्यास के सिरों पर कह दो या संयुग्मी अर्ध व्यास के सिरों पर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए इस चीज को हम समझते हैं, इसी चीज को, डी पार्ट को। पहले है क्या चीज एक्चुअल में वो देखते हैं। यही एलिप्स दे रखा है आपको डी पार्ट में, इसी एलिप्स में कहा है ये आपका एलिप्स है। अब इस एलिप्स पे एक पॉइंट हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट है A cos t, B sin t, ठीक है। ये आपका सेंटर है, सेंटर से जाता हुआ अगर कोई सर्किल जाए, सेंटर से जाता हुआ कोई जीवा जाए तो वो आपका क्या होता है, व्यास। एक व्यास ये हो गया, दूसरा संयुग्मी व्यास ये हो गया, ये आपका सेंटर है। इस बिंदु को मैं जैसे उस पर्सन में डी नाम दिया होता, ये वाला डी, सेंटर सी और डी दे रखा। तो ये क्या कर रहा है कि रो 1 और रो 2 क्या है, वक्रता त्रिज्या कहां पर है, संयुग्मी व्यास के सिरों पर, संयुग्मी कॉन्जुगेट जो डायमीटर है उस पर। तो कॉन्जुगेट डायमीटर के बीच एंगल कितने का होता है, π/2 का। तो उसके अंदर का कोण में अंतर कितने का होता है, π/2 का। तो जैसे P A cos t B sin t है, तो D हमने जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, तो एक इस पर वक्रता त्रिज्या और दूसरी D पर वक्रता त्रिज्या। रो 1 इस पे मान लेता हूं, रो 2 इस पे मान लेता हूं। तो ये रो 2 इस पे मानूंगा तो इसके अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, T की जगह अपन क्या कर देते हैं, T प्लस π/2 या π/2 प्लस T पर प्रतिस्थापन करते हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो भी आपकी रो आ रखी है, ये देखिए रो समीकरण 8 में वो किस बिंदु पर है, इस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या है। तो एक छोर इस बिंदु को मान लिया, तो दूसरा छोर में अंतर कितने का होगा, T की जगह π/2 प्लस T प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहां लिख देंगे पार्ट ए से, यानी समीकरण 8 क्या है अपनी, समीकरण 8 है कि बिंदु P A cos t, B sin t पर वक्रता त्रिज्या क्या है, रो इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर T प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर T की पावर 3/2 बट्टा AB है, ठीक है। ये है, माना दो संयुग्मी व्यास के छोर क्रमशः P तथा D हो तथा
संयुग्मी व्यासों में उत्केंद्रता कोण का अंतर क्या होता है? π/2 होता है। जहां P व D पर वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः क्या क्या हो? ρ1 व ρ2 हो। तो अब ρ1 का मान क्या होगा, ρ2 का मान क्या होगा वो देखिए दो सिरे P और D में हमने क्या मान लिए किसके सिरे मान लिए, किसके शोर मान लिए, सिरे बोल सकते हैं। दो संयुग्मी व्यासों के सिरे हैं P और D। तो संयुग्मी व्यासों में हमें पता होता है कि उत्केंद्रता कोण यानी कि T, एक में T होता है तो दूसरे में कोण क्या होता है, T + π/2 होता है, अंतर इतने का होता है। तो P व D की वक्रता त्रिज्या ρ1 व ρ2 हो तो ρ1 व ρ2 के मान क्या आ जाएंगे वो देखिए। तो ρ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हो तो ρ1 = क्या हो जाएगा, ρ1 क्या है, P बिंदु पर वक्रता त्रिज्या और P बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ये आ गई। तो ρ = a² sin² t प्लस b² cos² t और उसकी होल पावर 3/2 बटा क्या हो जाएगा AB। इसी को समीकरण में फर्स्ट मान लेता हूं क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन मान चुके हैं फर्स्ट। तथा ρ2 क्या हो जाएगा = a² sin t की जगह sin² तो रहेगा, t की जगह क्या हो जाएगा π/2 + t, इतने का अंतर है क्योंकि π/2 का अंतर है, प्लस b² cos² π/2 + t ये हो जाएगा और उसकी होल पावर 3/2 और बट्टा AB ये चलेगा। क्लियर? अब इसको मैं रफ कर देता हूं, बिल्कुल इजी से है, बस थोड़े से स्टेप ज्यादा ही इनमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। तो यहां से ρ2 को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ρ2 = क्या बनेगा देखिए, sin π/2 + थीटा, साइन दूसरे में क्या होता है पॉजिटिव होता है लेकिन साइन का कोस बन जाएगा तो a² cos² t प्लस b² का b², कोस दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है तो कोस का तो पहले तो बनेगा साइन t, cos π/2 + t जो आता है माइनस साइन t बचता है। अब माइनस साइन t लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस का ही रहेगा, पावर 3/2 बट्टा AB। ये रिजल्ट को सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। अब देखिए आपसे क्या प्रूव करवा रहा है, ρ1 की पावर 2/3 और ρ2 की पावर 2/3 का सम। तो ρ1 व ρ2 के मान उसके LHS में रख दो, या यूं कर सकते हैं कि इनकी पावर क्या ले ले 2/3 ले ले, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की पावर 2/3 कर देते हैं। 2/3 इधर करेंगे तो उधर भी 2/3 लगे और उनको क्या कर दो ऐड कर दो। और या किसका मान निकालते हैं इसका, नाउ उसी का मान निकालते हैं। AB की पावर 2/3 ये LHS है, ब्रैकेट ρ1 की पावर 2/3 प्लस ρ2 की पावर 2/3 इसका मान निकालते हैं। तो ये इधर तो AB की पावर 2/3 पड़ा रहने दो, ρ1 का मान समीकरण फर्स्ट रखो तो ये हो जाएगा ρ1 का मान a² sin² t प्लस b² cos² t और उसकी पावर है 3/2 बट्टा AB। ये तो है ρ1 का मान लेकिन इसकी पावर 2/3 है तो इसकी होल पावर 2/3 प्लस ρ2 का मान ये है a² cos² t प्लस b² sin² t इसकी पावर 3/2 बट्टा AB और इस सब की पावर जो है वो कितनी है 2/3 क्योंकि ρ2 की पावर भी 2/3 है और ये बड़े ब्रैकेट में बंद हो गया। AB की पावर 2/3 ब्रैकेट, यहां देखिए पावर को मैं अंदर लाता हूं सबके साथ, इसके साथ जैसे ही लाऊंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी ये पावर 1 बचेगी, यानी क्या बचेगा a² sin² t
प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी बट्टा ए बी की पावर 2/3 रह जाएगी, क्योंकि 2/3 को ऊपर और नीचे दोनों साथ लेना पड़ेगा। प्लस यहाँ देखिए पावर 3/2 है, 2/3 है, तो ऊपर वाले के लिए अलग करेंगे तो नीचे वाले के अलग करेंगे तो अलग करते ही ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी पावर 1 बचेगी। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बट्टा ए बी की पावर 2/3, अलग करते ही 2/3 इसके आगे पावर। अब देखिए लघुत्तम जैसे लेंगे सेम है, लघुत्तम यही आएगा और इस लघुत्तम से ये भी कट जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा लेते, ए बी की पावर 2/3, लघुत्तम जैसे लेंगे तो ए बी की पावर 2/3 ही आएगा। अब ऊपर देखिए सोल्व करते हैं क्या बचता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो किसी को किसी से गुणा नहीं होगी, सेम चीज है। प्लस यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी ये आ गया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में कट गए, सेम आ गए, ए स्क्वायर या ये बी स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर एच एस। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। तो ये आपका 7 एग्जाम्पल अब जाके कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल लंबा एग्जाम्पल चला है, क्योंकि इसी एक ही एग्जाम्पल में 4 पार्ट है और चारों ही गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको अच्छी तरीके से समझना, एक एक चीज को अलग अलग तरीके से समझना और बिल्कुल सावधानी से आपको समझना है। उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्जाम्पल 7 है बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।